चुकी है, और दूसरा यह कि सरकार अपनी ओर से कितना अतिरिक्त इजाफा देने को तैयार है। अगर हम मौजूदा हालात की बात करें तो साथ में वेतन आयोग के तहत 1 जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत लगभग 60% के स्तर पर पहुंच चुकी है। यह कोई मनगढ़ंत आंकड़ा नहीं है साथियों, बल्कि महंगाई के मौजूदा ट्रेंड और पिछले वर्षों के आंकड़ों से निकला हुआ यथार्थ है। इसे अगर सरल भाषा में समझे तो मान लीजिए आपका बेसिक वेतन या पेंशन 100 रुपए है, तो उस पर 60 रुपए महंगाई भत्ता या महंगाई राहत जुड़ जाती है, तो कुल राशि 160 रुपए हो जाती है। दोस्तों, जब हम 160 को 100 से भाग देते हैं तो हमें 1.6 का आंकड़ा मिलता है। यह एक दशमलव आधार है जो केवल डीए और डीआर के आधार पर फिटमेन फैक्टर की नींव रखता है। दोस्तों, यह समझने वाली बात है। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि सरकार अपनी ओर से भी कुछ अतिरिक्त बढ़ोतरी देता है, जिसे गवर्नमेंट इंक्रीज कहा जाता है। पिछली बार 7वें वेतन आयोग में सरकार ने लगभग 14% का अतिरिक्त इजाफा किया था। उस समय भी कर्मचारियों की अपेक्षाएं काफी ऊंची थी, लेकिन अंततः जो फैसला आया वह इसी के आसपास रहा। आज की परिस्थितियों में जब सरकार पर राजकोषीय घाटे का दबाव है, बड़े पैमाने पर सामाजिक योजनाओं पर खर्च हो रहा है और आर्थिक संतुलन बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। दोस्तों, तब ये उम्मीद करना कि सरकार 40 या 50% का अतिरिक्त इजाफा कर देगी, जमीनी हकीकत से काफी डर लगता है। इसलिए अगर एक यथार्थवादी और संतुलित अनुमान लगाया जाए तो सरकार की ओर से लगभग 20% का अतिरिक्त इजाफा मानना ज्यादा व्यवहारिक प्रतीत होता है। अब जब हम इस 20% को गणना में जोड़ते हैं तो तस्वीर और साफ हो जाती है। 1.6 का जो आधार केवल डीए और डीआर के आधार पर बना था, उसका 20% होता है 0.32। जब हम 1.6 में 0.32 जोड़ते हैं तो कुल फिटमेन फैक्टर 1.92 निकलकर सामने आता है। साथियों, यही वजह है कि इस समय अधिकांश आर्थिक विशेषज्ञ, वेतन मामलों के जानकार और विश्लेषक यह मान रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेन फैक्टर 1.92 के आसपास ही रहने की सबसे ज्यादा संभावना है। यह आंकड़ा ना तो बहुत कम है और ना ही अब व्यावहारिक रूप से ज्यादा, बल्कि मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों के हिसाब से एक संतुलित और तार्किक अनुमान। अब यह समझना भी जरूरी है साथियों कि 2.57 या उससे ज्यादा फिटमेन फैक्टर क्यों संभव नहीं दिखता। इतना ऊंचा फिटमेन फैक्टर तभी संभव होता जब या तो महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का स्तर बेहद ज्यादा होता, या फिर सरकार अपनी ओर से 40 से 50% तक का अतिरिक्त इजाफा करती, या फिर वेतन आयोग की संरचना में कोई बहुत बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव किया जाता, जैसे फैमिली यूनिट सिस्टम में आमूलचूल परिवर्तन। मौजूदा राजनीतिक और आर्थिक माहौल में ऐसी किसी बड़ी क्रांतिकारी घोषणा की संभावना बेहद कम नजर आती है। दोस्तों, इसलिए भावनाओं से हटकर अगर यथार्थ की बात करें तो 1.92 का फिटमेन फैक्टर ही सबसे ज्यादा व्यवहारिक और संभावित दिखाई देता है। अब जब फिटमेन फैक्टर की तस्वीर साफ हो चुकी है तो इसका सीधा असर पेंशन पर कैसे पड़ेगा, यह समझना बेहद जरूरी हो जाता है। खास तौर पर भूतपूर्व सैनिकों और रक्षा पेंशन धारकों के लिए उनकी पेंशन लास्ट पर ड्रोन के 50% के आधार पर तय होती है। साथियों, इसलिए फिटमेन फैक्टर का प्रभाव वहां और भी स्पष्ट दिखाई देता है। अगर हम 7वें वेतन आयोग के आंकड़ों को आधार मानकर 1.92 के फिटमेन फैक्टर से गणना करें तो पेंशन में होने वाला बदलाव किसी भी तरह से छोटा नहीं है। उदाहरण के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं, अगर किसी सिपाही की पेंशन 7वें वेतन आयोग के तहत लगभग 23,000 रुपए के आसपास है, तो 1.92 का फिटमेन फैक्टर लगने के बाद उसकी पेंशन लगभग दोस्तों दुगनी होकर के 44,000 के आसपास पहुंच जाती है। इसी तरह एक नायक जिसकी पेंशन लगभग 25 से 26,000 रुपए के बीच है, उसकी पेंशन बढ़कर करीब 49 से 50,000 के स्तर पर पहुंच जाती है। पेंशन लास्ट पे ड्रोन के 50% के आधार पर तय होती है। दोस्तों, इसलिए फिटमेन फैक्टर का असर पेंशन पर साफ दिखता है। अगर 7वें वेतन आयोग की पेंशन पर 1.92 का फिटमेन फैक्टर लगाया जाए तो बढ़ोतरी मामूली नहीं रहती। 23,000 रुपए की पेंशन बढ़कर लगभग 44,000 हो सकती है।